हेलो फ्रेंड्स, गोल अचीवर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतियोगिता दर्पण से ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम लोग उसके सारे पॉइंट को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग उसके ऊपर MCQs करेंगे। जिस तरह से 50 पॉइंट लिए गए हैं, उसी तरह से 70 हो, 100 हो, MCQs किया जाएगा, ताकि जो भी आप पढ़ें उसका MCQs के रूप में देख ले कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और आप कितना सही आंसर करते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आप अपने स्टडी ग्रुप में बिल्कुल शेयर करें, ताकि जो भी इन वीडियो की ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नेशनल करंट अफेयर से। इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर को देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह के महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, सबसे पहले तो ये आज़ादी के महोत्सव की बात की जा रही है यहाँ पर, जिसकी शुरुआत 12 मार्च से किया गया है। तो देश की स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूरा हो रहे हैं, और इसी अवसर पर इस खुशी को मनाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा 75 सप्ताह के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। ये 12 मार्च से स्टार्ट किया गया है। और ये भी आप याद रखेंगे कि इस 12 मार्च के पीछे 91 वर्ष पहले इसी 12 मार्च से महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, दांडी मार्च के रूप में। तो इसी तरह से ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है 12 मार्च का, और ये 75 सप्ताह तक ये चलने वाला है, यानी 15 अगस्त 2023 तक ये महोत्सव चलेगा। और इसके अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए 5 स्तंभों पर फोकस करते हुए इन्हें आगे बढ़ने के मार्गदर्शी बल के रूप में प्रधानमंत्री ने इसे दोहराया है। और इसमें जो ये 5 स्तंभ हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कार्रवाइयाँ और 75 पर संकल्प, ये शामिल हैं इसमें। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा, और ये सब प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। ये जो शुरू किया जा रहा है, जल संरक्षण की दिशा में एक पहल करते हुए जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका पूरा नाम है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। और अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है 22 मार्च 2021 को, और ये विश्व जल दिवस के अवसर पर किया गया है। और ये वर्चुअल तरीके से इस अभियान का शुरुआत किया गया था। और इसमें कहा गया है कि वर्षा के जल का बड़ा हिस्सा जो बर्बाद हो रहा है, इसे संरक्षित किया जाए, भूमिगत जल की निर्भरता जिससे कम होगी, और जल संकट की चुनौतियों से हमारे देश को सहायता मिलेगी, चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। तो इसके लिए जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच समझौता। 22 मार्च 2021 को केन बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सरकारों तथा केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, केन नदी है, केन नदी ये जो है मध्य प्रदेश की नदी है, और बेतवा उत्तर प्रदेश की। इन दोनों नदियों को जोड़कर केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत जो है मध्य प्रदेश की नदी और उत्तर प्रदेश की नदी को के जल का अंतरण किया जाएगा, दोनों जल को जोड़ दिया जाएगा। और इससे जो है दोनों प्रदेशों के बहुत सारे परिवारों को बहुत मदद मिलेगी, और सबसे ज़्यादा तो है बुंदेलखंड का भाग्य ही बदल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और ये परियोजना जो है प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जिसे हम लोग कहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये परिकल्पना थी, और इसे व्यवहारिकता प्रदान करने की दिशा में ये कदम उठाया गया था, और इसी को अब फिर से शुरू किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत 22 मार्च 2021 को जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री की
उपस्थिति में, और अब इससे आगे बढ़ाया जाएगा और इसे दोनों राज्यों का कल्याण की बात कही जा रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा 2 से 4 मार्च 2021 को वर्चुअल तरीके से किया गया है। ये किया गया कब? 2 से 4 मार्च के बीच में, और यहाँ भी वर्चुअल तरीके से किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति थी और उन्होंने बताया कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह है उसकी क्षमता 2014 में कितनी थी? 870 मिलियन टन, लेकिन अब ये बढ़कर 1550 मिलियन टन हो गई है। और ये चाबरा, देखिए यहाँ पर लिख के हम लोग देख लेते हैं, ये जो है चाबहार दिवस के रूप में ये हुआ है 4 मार्च को मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन, जिसे चाबहार दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसमें चाबहार बंदरगाह के विकास और उसके परिणाम स्वरूप जो कनेक्टिविटी और कारोबार पर जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उसे विशेष फोकस किया गया है इसमें, इस समिट में। अगला देखते हैं हम लोग, PSLV C-51 के द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया सहित 19 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण किया गया है। और ये जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2021 में अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपण, 2021 की बात है, 21 में ये पहला है प्रक्षेपण 28 फरवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। और इस उड़ान के द्वारा प्रक्षेपित 19 ग्रह में 13 अमेरिका के उपग्रह थे और भारत के छोटे छोटे 5 उपग्रह थे। और इसमें जो है DRDO के जो युवा वैज्ञानिक थे उनके द्वारा सिंधु नेत्र विकसित किया गया था, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये सिंधु नेत्र इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे कि ये DRDO के युवा वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित उपग्रह है सिंधु नेत्र, ये इसमें शामिल है। और ये सिंधु नेत्र जो है ये पहाड़ी इलाकों को लेकर हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में जो भी गतिविधियां होंगी उन पर ये नज़र रखी जाएगी। इस तरह से ये डिज़ाइन ही किया गया है कि ये इस पर नज़र रखेंगी। अगला देखते हैं पॉइंट, दिल्ली के उपराज्यपाल ही सरकार कार्यकारी फैसलों हेतु मंत्रिपरिषद को उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य किया गया है। ये संशोधन विधेयक दोनों संसदों से पारित हो गया है और इसमें कहा गया है कि विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में सरकार से तात्पर्य सरकार यानी उपराज्यपाल से है तथा निर्वाचित जो सरकार है उसे किसी भी कार्यकारी फैसले के लिए उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और ये जो है पहले ये 24 मार्च को ये पेश किया गया था और इसके बाद इसे पारित कर दिया गया है, ध्वनि मत से इसे पारित किया गया है। अगला है, उत्तराखंड में भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन और यहाँ पर तीरथ सिंह को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, तीरथ सिंह रावत, यहाँ पर पूरा नाम लिख देते हैं, तीरथ, यहाँ देखिए सिंह रावत, इन्हें नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड में 4 वर्ष पुरानी जो भाजपा की सरकार थी उसके नेतृत्व में परिवर्तन किया गया है और 4 साल से जो मुख्यमंत्री थे श्री त्रिवेंद्र रावत थे और इन्हें अब बदलकर नया मुख्यमंत्री वहाँ पर बनाया गया है तीरथ सिंह रावत को। अगला पॉइंट है, भारत पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है और ये संपन्न हुई है 23 से 24 मार्च 2021 को, जिसमें पाकिस्तान सिंधु जल आयुक्त थे सैयद मोहम्मद मेहर अली। ये जो हैं 7 सदस्यों का जो प्रतिनिधिमंडल था उसके नेतृत्व में ये आए थे सैयद मोहम्मद मेहर अली और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व से देश के सिंधु जल आयुक्त थे PK सक्सेना और इन दोनों की बैठक हुई है 116वीं बैठक। अगला पॉइंट है, फ्रांस के 3 अन्य राफेल विमानों की खेप भारत पहुंची, 7 अन्य
विमान अप्रैल में प्राप्त होने की संभावना। ये भारतीय वायुसेना के लिए 3 और राफेल विमानों की खेप पहुंची है 31 मार्च को पहुंची है, और जिसके साथ ही अब भारत में पूरे राफेल की संख्या कितनी हो गई है, 14 हो गई है। अगला पॉइंट है, सेना को दूध की आपूर्ति करने वाली 132 वर्ष पुरानी मिलिट्री फॉर्म सेवा बंद कर दी गई है। तो इसके बंद करने के पीछे भी कुछ कारण है। तो सैन्य कैंप जो है पहले शहरों के निकट नहीं थे, वहाँ पर दूध की पूर्ति की ज़रूरत पड़ती थी, इसके लिए ये फॉर्म चल रहे थे। लेकिन अब जो है ये शहरों के निकट हो गए हैं और इनके लिए ताज़े दूध की जो सप्लाई है उसकी समस्या नहीं रहती है। इसकी वजह से जो सेना को दूध की आपूर्ति अच्छे से हो पाती है, और इसके लिए जो मिलिट्री फॉर्म की हिस्सेदारी 14% ही रह गई थी, और इसीलिए इन फॉर्म पर जो होने वाला खर्च था 280 करोड़ का लगभग खर्च बताया जा रहा है, 280 करोड़ का, तो वो खर्च फिजूल में ही थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया है। अगला देखते हैं पॉइंट। आगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। क्वाड की पहली शिखर वार्ता वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई है मार्च 2021 को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वाड यानी QUAD, जिसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसमें जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं जिनके बीच बने चतुर्भुज गठबंधन जिसका नाम है क्वाड। तो इसकी पहली शिखर बैठक वर्चुअल तरीके से हुई है। कब? 12 मार्च 2021 को संपन्न हुई है। और इसमें जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ये चारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीर्घकालिक कूटनीतिक महत्व की इस बैठक में वैश्विक हितों के मुद्दों पर चर्चा की है। यही था क्वाड मीटिंग जिसकी पहली शिखर वार्ता हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री, इन चारों की कूटनीतिक महत्व की इस बैठक में वैश्विक हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई है। और इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन बनाने, अत्याधुनिक और संवेदनशील तकनीकी के इस्तेमाल व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने को लेकर 3 अलग अलग विशेषज्ञ समूह बनाने का भी फैसला शिखर वार्ता में किया गया है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने अनुपस्थिति दर्ज की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो ये जो है श्रीलंका के विरुद्ध लाया गया एक कड़े प्रस्ताव पर मतदान में भारत ने अपनी अनुपस्थिति दर्ज की है। और यह प्रस्ताव श्रीलंका के मानवाधिकारों की जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया था। और इसमें जो है 47 सदस्यीय परिषद में 23 मार्च 2021 को इस पर मतदान किया गया। और इस मतदान में 22 सदस्य ने इसका समर्थन किया है, जबकि चीन के साथ साथ 11 अन्य इसके विरोध के मत में थे, जिससे कि यह प्रस्ताव जो है 22-11 से ये पारित हो गया। और प्रस्ताव में श्रीलंका को गृह युद्ध के दौरान किए गए दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए युद्ध अपराधों का दोषी होने का आरोप इस पर लगाया गया है। भारत के साथ साथ 12 और भी देश जो है अपनी अनुपस्थिति इसमें दर्ज करवाए हैं। अगला पॉइंट है, हथियारों की खरीद में सऊदी अरब के पश्चात भारत का दूसरा स्थान बरकरार। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता, स्वीडिश संस्था की रिपोर्ट। विश्व में हथियारों के बड़े विक्रेताओं और क्रेताओं के संबंध में जो है रिपोर्ट स्वीडिश स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जिसमें सऊदी अरब जो है ये पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2016 से 20
के जो 5 वर्षों की अवधि है उसमें विश्व में हथियारों के 5 बड़े जो आयातक देश हैं उनमें सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन इसमें रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का इस मामले में जो है 10वां स्थान है और भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर आयातक देशों की बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे पर मिस्र, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन। अगला देखते हैं, पृथ्वी के निकट से गुजरा अपोफिस क्षुद्र ग्रह, ये 5 से 6 मार्च के मध्य रात्रि को ये गुजरा है और ये चर्चित क्षुद्र ग्रह एपोफिस जो है ये मध्यरात्रि को गुजरकर आगे निकल गया और वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है कि यह पृथ्वी से 0.11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर था, इतनी दूरी से वो गुजर गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत स्वीडन आभासी शिखर वार्ता, ये 5 मार्च 2021 की आभासी शिखर बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बढ़ाने की दिशा में संयुक्त रूप से प्रयास करने के अतिरिक्त बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग संवर्धन को सहमति दोनों प्रधानमंत्रियों में हुई है, भारत और स्वीडन। तो भारत के प्रधानमंत्री हो गए नरेंद्र मोदी और स्वीडन के कौन है, तो स्टीफन लोफवेन, ये स्वीडन के प्रधानमंत्री और दोनों के बीच ये संपन्न हुआ है। अगला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा 1 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के पश्चात हुई है और ये प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा है। बंगबंधु के जन्मशती, बांग्लादेश के जो है बंगबंधु के जन्मशती के वर्ष के साथ साथ बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसी अवसर पर वहां पर आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी लेने के लिए प्रधानमंत्री की ये 2 दिनों की यात्रा थी, 26 और 27। इन 2 दिनों की यात्रा के लिए वो बांग्लादेश पहुंचे थे। बांग्लादेश जो है 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया था और इसी की वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई थी। अगला है, भारत व बांग्लादेश के बीच तीसरी यात्री रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस, ये तीसरी है और ये शुरू की गई है 27 मार्च 2021 को। इससे पहले भी वहाँ पर 2 अन्य यात्री रेलगाड़ी जो है परिचालित हो रही थी, जो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस है। मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता और ढाका से कनेक्टेड थी और बंधन एक्सप्रेस जो अभी कोलकाता से खुलने वाली है और कोविड की वजह से जो है ये सभी अभी निलंबित किए गए हैं। तो अब ये 3 हो गई, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, ये अब 3 हो गए हैं। बांग्लादेश भारत के बीच फेनी नदी पर मैत्री सेतु, फेनी नदी जो बांग्लादेश की है वहाँ पर ये मैत्री सेतु बनाई जा रही है। आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में ये बहुत अच्छी पहल है, जो दोनों देशों के बीच फेनी नदी पर ये सेतु की स्थापना होगी। ये 1.9 किलोमीटर लंबा ये सेतु है जो भारत में त्रिपुरा के सबरूम जिले को बांग्लादेश के रामगढ़ से, ये याद रखिएगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ता है ये और इसे मैत्री सेतु नाम दिया गया है। इसका लोकार्पण जो है ये 9 मार्च को किया गया, 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा ये किया गया था और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी संयुक्त रूप से इसमें शामिल थे। अगला है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 149 देशों में ये 139वां स्थान है भारत का। और सबसे पहले स्थान पर कौन है देख लेते हैं। पहले स्थान पर यहाँ पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, ये फर्स्ट स्थान पर है। भारत का 139वां स्थान है और भारत के साथ साथ जो इसके पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। चीन जो है ये 84वें स्थान पर है, नेपाल 87वें, बांग्लादेश 101 पर है और पाकिस्तान का स्थान है इसमें 105। म्यांमार, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो म्यांमार जो है 126वें नंबर पर है, पाकिस्तान का तो हम लोगों ने देख लिया
5, म्यांमार 126, बांग्लादेश 101 है, 101 पर बांग्लादेश है, और श्रीलंका का स्थान है 129, और सबसे लास्ट है अफ़गानिस्तान, यानी कि 149वें नंबर पर ये है। दो 2020-21 के पहले 9 महीने में इकोनॉमिक से ये कुछ पॉइंट्स हैं। देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 22% की वृद्धि हुई है, और ये वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट है जिसमें 22% की वृद्धि हुई है 9वें महीने के प्रत्यक्ष निवेश के रूप में। अगला पॉइंट है, स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का गठन का निर्णय किया गया है, और इसमें जो है इस निधि का इस्तेमाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें किए जाएंगे। और ये महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है, तो ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और अन्य कोई भी जो भावी कार्यक्रम होगा जिसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति हासिल करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करना होगी, उनमें ये निवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट है, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव के आयोजन के पश्चात उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है। ये महोत्सव जो है 13 से 15 मार्च, यहाँ पर 13 से 15 मार्च 2021 को मनाया गया है काला नमक चावल महोत्सव, और इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये किया गया था। और इस आयोजन, ये जो महोत्सव का आयोजन है ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत किया गया है, और यहाँ जो है चयनित जो उत्पादन है उसे बढ़ावा देकर किसानों की आय के लिए जो नए अवसर सृजित करना है, और आत्मनिर्भर भारत अभियान और जो लोकल फॉर वोकल जो अभियान चल रहे हैं उन्हें बल प्रदान करना है। इसी की वजह से जो है यहाँ पर ये उत्सव मनाया गया है। जिस तरह से झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था, लखनऊ में गुड़ महोत्सव, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव ये मनाया जा रहा है, किसानों के आय को बढ़ावा देने के लिए, नए अवसर सृजित करने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, नीलामी में संपत्ति या फ्लैट खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं होगा। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग का ये निर्णय है कि नीलामी में जो खरीदे गए फ्लैट है उन पर कब्जा न मिलने पर एक महिला द्वारा इसकी शिकायत की गई थी, और इसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया है 27 मार्च 2021 को कि किसी बिल्डर से अगर कोई फ्लैट या संपत्ति खरीदी जाती है तो व्यक्ति तो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, किंतु यदि नीलामी में जो फ्लैट या संपत्ति खरीदे जाएंगे तो वो उपभोक्ता नहीं माने जा सकते हैं। तो ये फैसला लिया गया है। अगला है, विशालकाय मालवाहक पोत स्वेज नहर में फंसने से 1 सप्ताह तक नहर में ट्रैफिक जाम रहा है, और ये जो मालवाहक पोत थे ये 400 मीटर लंबा था। ये 23 मार्च 2021 को ये घटना हुई है, और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो मिस्र की ऐतिहासिक स्वेज नहर है तो इसी के बीच ये फंसा हुआ था। तिरछा रूप से फंस जाने की वजह से जो है 1 सप्ताह तक इस नहर में जाम की स्थिति बनी रही। अगला पॉइंट है, विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 की समय सीमा में 6 माह की वृद्धि की गई है। अगला पॉइंट है, 2020-21 के दौरान भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में $101 की वृद्धि की दर्ज की गई है। ये RBI की रिपोर्ट है जिसमें आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में $101 की वृद्धि देखी गई है। अगला है, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड कारोबार के लिए पृथक अनुषंगी कंपनी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, लीड इट यानी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रांजिशन। एग्ज़ाम में आप देखते होंगे 1-2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी आते हैं,
तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए हैं। प्रतियोगिता दर्पण में एक फुल फॉर्म जो दिया गया है जिसे LEADIT यानी कि लीड इट, इसे हम लोग बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रांजिशन। और ये जो है समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह राष्ट्र एवं कंपनियों को जोड़ने की एक पहल है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन में भारत और स्वीडन द्वारा की गई थी। मार्च 2021 में भारत स्वीडन आभासी सम्मेलन में लीड का मुद्दा भी चर्चा के मुद्दों में शामिल था। आगे कुछ नियुक्तियां हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो न्यायमूर्ति NV रमना ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और ये कितने नंबर के? 48वें नंबर के ये हैं। और ये सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं, इन्हें ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कार्यभार अप्रैल 2021 से ये संभालेंगे। और ये किनका स्थान ले रहे हैं? S.A. बोबड़े का ये स्थान लेंगे। 23 अप्रैल को उनकी सेवानिवृत्ति हुई है और 24 अप्रैल 2021 से ये ग्रहण करेंगे। अगला है हर्ष चौहान, अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित रहे हैं। इंदौर के ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्हें अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है फरवरी 2021 में इन्हें बनाया गया है अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष। अगला है M.A. गणपति, ये भारतीय पुलिस सेवा के 1986 बैच के ये उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ अधिकारी थे और इन्हें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मार्च 2021 में। अगला है कुलदीप सिंह, इन्हें 1 मार्च 2021 से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को बनाया गया है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और बने हैं और इनके जो है कार्यकाल में वृद्धि की गई है। ये पहले से ही हैं और अब इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। ये पद्मश्री से सम्मानित भी हैं विजय राघवन और इनका कार्यकाल जो है 2 अप्रैल 2021 तक था, लेकिन इसे अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है गांधी शांति पुरस्कार 2019 और 20, ये 2 साल के लिए एक ही साथ दिया गया है। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। 22 मार्च 2021 को इसकी घोषणा की गई है और ये जिन 2 लोगों को दिया गया है उनमें से है बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान और दूसरे हैं दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद और ये पुरस्कार जो है बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान को जो है अहिंसक और जो गांधीवादी तरीके से मध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उन्होंने अपने जो उत्कृष्ट योगदान दिया था, इसके लिए इन्हें ये दिया गया है। और ये जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता हैं ये और प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो इन्हें इसलिए ये दिया गया है। और ये पुरस्कार जो शुरू किया गया था, जैसे पहले इस पॉइंट को हम लोग पूरा देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर शुरू किया गया था और इसमें जो है पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं और 1 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद, ये जो है ओमान के हैं ये और बंगबंधु ये बांग्लादेश से हैं। इन दोनों लोगों को गांधी पुरस्कार दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है
BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार ये दिया गया है रैपिड शतरंज के विश्व चैंपियन कोनेरू हम्पी को। और इसके साथ ही अल्प सूचीबद्ध जो अन्य खिलाड़ी हैं जैसे रानी रामपाल, तो ये हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, और पहलवान विनेश फोगाट। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्प्रिंटर दूती चंद, निशानेबाज मनु भाकर, ये सभी इसमें शामिल हैं। और इसमें जो इसी के अंतर्गत जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अंतर्गत जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। अगला पॉइंट है अमर उजाला शब्द सम्मान 2020, ये 13 मार्च 2020 को दिया गया है। और इसमें जो है अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग रचनाओं के लिए ये दिए जाते हैं, जिनमें से देख लेते हैं हम लोग हिंदी और हिंदीतर भाषा में सतत और विशिष्ट रचनात्मक योगदान के लिए ये आकाशदीप सम्मान है जो जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और हिंदी के लिए जो है ये विश्वनाथ त्रिपाठी को दिए गए हैं, और बांग्ला भाषा के लिए ये शेख घोष को दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, और ये 12 मार्च 2021 को दिया गया है। इसमें जो है 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक और एक संस्मरण और महाकाव्य शामिल हैं। और इसके अंतर्गत जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पन मोइली को दिया गया है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, जो कन्नड़ महाकाव्य है, इसके लिए दिया गया है। और हिंदी भाषा के लिए ये अनामिका को दिया गया है, जिनकी रचना है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ये कविता संग्रह है और ये जो है कन्नड़ महाकाव्य है। इन दोनों के लिए ये दिया गया है। पुरस्कार हेतु चुने गए साहित्यकारों को ताम्रपत्र दिए जाते हैं और शॉल के साथ 1-1 लाख की राशि भी दी जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पुरस्कृत रचनाओं में इसमें क्या क्या शामिल है, तो 10 कविता संग्रह, 3 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध संग्रह, 1 आलोचनाएं, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये सब शामिल हैं। और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है ताम्रपत्र के साथ साथ 50-50 हज़ार की राशि दी जाती है। तो इसमें जो है युवा साहित्य पुरस्कार है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। और इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था जिसमें वीरप्पा मोइली थे और अनामिका, तो उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है फिल्म फेयर पुरस्कार, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू और सर्वाधिक पुरस्कार जो है कौन सी फिल्म को दिया गया है, तो फिल्म थप्पड़ को 7 पुरस्कार दिए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे पुरस्कार हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर तो ये फिल्म फेयर की बात हो गई। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में भी देख लेते हैं। ये 66वें थे फिल्म फेयर पुरस्कार। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, उसमें हम लोग देख लेते हैं जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो कंगना रनौत हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 2 लोगों को दिया गया है। देखिए सबसे पहले पुरस्कार में अंतर आप समझ लीजिए, ये फिल्म फेयर पुरस्कार है और ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, तो दोनों में अंतर है, इसलिए दोनों को अलग अलग आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर फिल्म फेयर हम लोगों ने देख लिया और राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मनोज वाजपेयी और धनुष, इन दोनों को सम्मिलित रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया है उनकी फिल्म छिछोरे के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन के सरस्वती सम्मान व्यास सम्मान बिहारी पुरस्कार 2020 को देख लेते हैं हम लोग। सरस्वती सम्मान, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2020 के लिए 15 लाख का ये पुरस्कार मिला है। किन्हें मिला है, तो ये मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है सरस्वती सम्मान।
और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान दिया गया है प्रोफेसर शरद पगाड़े को, और इन्हें दिया गया है ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, इसके लिए इन्हें ये दिया गया है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार ये 30वां पुरस्कार है, और ये राजस्थान के साहित्यकार हैं श्री मोहन कृष्ण बोहरा, साहित्यकार श्री मोहन कृष्ण बोहरा, इन्हें ये दिया गया है। इनकी जो कृति थी, आलोचनात्मक कृति थी तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, इसके लिए ये दिया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। यह वर्ष 2019 का है, और ये राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है स्वर्ण कमल के साथ साथ इन्हें 10 लाख की राशि भी प्रदान की जाएगी। अगला है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है हर्ष मारीवाला को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर प्रताप चंद रेड्डी को दिया गया है। अगला कुछ निधन है, देख लेते हैं। जीवी रामाकृष्ण। जीवी रामाकृष्ण ये जो है सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे, और 91 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को चेन्नई में इनका निधन हो गया है। केसी चक्रवर्ती भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, और 68 वर्ष की आयु में 26 मार्च 2021 को मुंबई में इनका निधन हो गया है। कुछ दिवस हैं, तो दिवस भी देख लेते हैं हम लोग। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस और जल दिवस। 22 मार्च ये इम्पोर्टेंट है, बिहार दिवस और जल दिवस। ये 1912 को बिहार बना था संयुक्त रूप से, बिहार और उड़ीसा, और 1936 में जो है 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया था, और 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का बलिदान का दिवस है, और 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस है, और ये बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को। 1971 को बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान से अलग हुआ था, और तभी से 26 मार्च से ये मनाया जा रहा है, क्योंकि घोषणा की गई थी 26 मार्च को ही स्वतंत्रता की, इसलिए 26 मार्च को ही बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। बुक है, यहाँ पे पुस्तक है, बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, ये बुक है जिसकी लेखक कौन है, बिल गेट्स है इसके लेखक। और दूसरा है टर्न ए ब्लाइंड आई, जिसके लेखक हैं जेफरी आर्चर। ये 2 बुक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला ये वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ है। ये 29वां विश्व पुस्तक मेला था, जो 6 से 9 मार्च के बीच हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में दूतावास खोला। तो संयुक्त अरब अमीरात व इजराइल के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक संबंधों की स्थापना मार्च 2021 में उस समय हुई है जिस समय संयुक्त अरब अमीरात के इजराइल के लिए पहले राजदूत मोहम्मद अल खाजा तेल अवीव पहुंच गए, जहां यूएई का दूतावास स्थापित किया गया है। अगला है ईरान व चीन के बीच व्यापक सहयोग की 25 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिका से तनाव के बाद जो है अमेरिका से तनाव और अमेरिका से बहुत सारे प्रतिबंधों के बीच ईरान जो है अब चीन के साथ परस्पर सहयोग का और समझौता पर 2021 को कौन से डेट है, मार्च 2021 को जो है अमेरिका से अलग होकर ईरान अब चीन के पास उसके सहयोग के पास आ गया है। ये 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौते पर उसने हस्ताक्षर किए हैं।
अभियान है, देख लेते हैं हम लोग। ऑपरेशन या अभियान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर दस्तलिक 2 है कि एक अभियान जो भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं का है, संयुक्त अभ्यास, और ये उत्तराखंड में रानीखेत में 10 से 19 मार्च 2021 को संपन्न हुआ है। इस श्रृंखला का पहला सैन्य अभ्यास कब हुआ था? 2019 में, नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ था। इसका उद्देश्य जो है आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है, और इसीलिए ये किया जाता है। 1 साल 2 साल पर जब भी हो ये किया जाता है, जिसका नाम है दस्तलिक। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते थे प्रतियोगिता दर्पण से, वो सभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगला जो आपका टॉपिक होगा, अगला जो वीडियो होगा हमारा, वो आपको MCQs के रूप में मिलेगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो या बुक एंड ऑथर हो, दिवस हो, निधन हो, तो इन सारे चीज़ों पर हम लोग MCQs करेंगे। क्योंकि अभी जो हम लोग एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो हम लोगों ने देख लिया है, इसके बाद हम लोग MCQs में सही टिक कर पा रहे हैं या नहीं, आंसर कर पा रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को हम लोग जांचेंगे। तो इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे नोट कर लें या 1-2 बार आप इसे देख लें, ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप MCQs बनाने के लिए तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहें। आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो इसके PDF को भी डाउनलोड करके बाद में इसे पढ़ सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।